Stop. नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह हूँ, फाउंडर हूँ रूहे मोहब्बत का। और हमारे ऑफिशियल पॉडकास्ट रेम एफएम पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारा स्पेशल सीरीज है क्रिएटिव टॉक्स और ये सीजन 2 है। और हमारे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर तरन्नुम शेख है। जी हाँ साहब, आज हम डॉक्टर साहिबा को लेके आए हैं। और ये आज हम मेडिकल की बात नहीं करने वाले हैं, मगर थोड़ी सी वो भी बात करेंगे। मगर आज हमारी बात इनकी पोएट्री से होगी, इनकी लाइफ के बारे में होगी, क्रिएटिविटी के बारे में। बहुत लोग डॉक्टर तरन्नुम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर हो के भी आप किस तरीके से कविताओं के तरफ कैसे आपका मन किया और कैसे आप लिख रहे हो। मगर उससे पहले कि हम ये प्रश्न पे आए, हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं डॉक्टर तरन्नुम है कौन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में हमारे ऑडियंसेस को। हेलो एवरीवन, नमस्कार मनोज सर जी। डॉक्टर तरन्नुम सबसे पहले तो एक डॉक्टर है डेफिनेटली, और एक बहुत ही सीधी सादी सिंपल इंसान है। एंड शी लव्स टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, और पोएट्री एक माध्यम है जिससे मैं बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। सो दैट इज हाउ द लिंक इज। एंड डॉक्टर्स आर इन इटसेल्फ आल्सो आर्टिस्ट। अगर आप डॉक्टर्स को भी देखेंगे तो वो भी इंसान है और उनमें भी एक कला होती है, किस तरह से लोगों को हैंडल करना, उन्हें ये बताना कि आपको क्या तकलीफ है, हम आपको ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली, तो मेरे ख्याल से वो एक कॉमन कनेक्शन है, एंड दैट इज हाउ इट केम अबाउट। ओके। तो एक मुझे फिर एक सवाल जो आता है, यानी मेरे भी मन में पहले आया था। मैंने कुछ इस तरीके के ऑथर्स तो बहुत सारे देखे जो मेरे तरह रिसर्च बैकग्राउंड के हैं, जो लिखते हैं, पोएट्री वगैरह भी लिखते हैं इस तरीके से। पर डॉक्टर्स थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं जो क्रिएटिविटी की तरफ जिनका रुझान होता है। तो हम इस सवाल पे आते हैं, मगर हम चाहते हैं पहले आप हमारे लिए जो आज कविताएं कुछ अपनी लिखी हुई रचनाएं लेके आई, उनमें से कुछ एक सुना दीजिए। जी बिल्कुल, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग एन इंटरव्यू, एंड ये पहली बार है कि मैं अपने जो लोग मेरी कविताएं पढ़ते हैं उनसे बात कर रही हूँ। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा है कि अब तक आपने कुछ कुछ शेर शायरियां मेरी सुनी है, आज आप मेरे बारे में जानेंगे। सो इट्स लाइक दिस के यूं टुकड़े टुकड़ों में क्या बयां करूं हाले दिल, पहलू में आकर बैठिए तो एहसास होगा। तो आज मेरे पहलू में आके बैठे हैं आप सब, तो आज सुनिएगा। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लिखा है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि क्यों हम डॉक्टर तरन्नुम को आज अपने साथ लेके आए हैं, और क्रिएटिव टॉक के सीजन 2 में डॉक्टर तरन्नुम से हम क्यों बात कर रहे हैं। आपने इन कुछ पंक्तियों में, कुछ लाइनों में आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या आगे मिलने वाला है, क्या अच्छी चीजें सुनने को मिलने वाली हैं। तो डॉक्टर तरन्नुम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा। आप हमें थोड़ा सा ये बताएं, आपका ये जो राइटिंग का जर्नी है कहाँ से शुरू हुआ, आप और आपने क्यों पिकअप किया क्रिएटिविटी, लिखना क्यों शुरू किया, ये थोड़ा सा हमें बताएं। सर, राइटिंग का जर्नी आई शुड से थोड़ा बहुत इट हैज कम फ्रॉम माय पेरेंट्स आल्सो। मेरी मम्मा यूज्ड टू लव टू राइट पोएट्री, तो थोड़ा उनसे मैं इंस्पायर थी। फिर मेरी बड़ी बहन है, इवन शी लव टू राइट पोएट्री, वो भी लिखती थी, पर इन दोनों ने उस चीज को परसू नहीं किया। फिर व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन ऑल, स्कूल में, कॉलेज में, मेडिसिन में, आई वेंट इनटू मेडिकल राइटिंग। मतलब मैं आर्टिकल्स लिखती थी और रिसर्च पेपर्स और वो सब करती थी इवेंचुअली। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन मेरे साथ हमेशा ये होता था कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें स्ट्राइक करती थी और मैं उन्हें लिख करके छोड़ देती थी या भूल जाया करती थी। दैट इज हाउ धीरे धीरे ये था। मुझे ये तो पता था कि आई कुड राइट पोएट्री, बट आई डिडंट नो हाउ गुड और हाउ बैड। आई वाज टू स्कैर्ड के लोग उसे पढ़े या सुने। फिर मेरी बच्ची जो है, उसकी स्कूल में पोएट्री कंपटीशन था, एंड देन शी वाज लाइक, मम्मा हमें है ना, इट वाज सम वर्ल्डली इश्यूज, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो शी इज लाइक, मम्मा पोएट्री कहनी है। तो मैंने गूगल किया, तो जो पोएम्स सामने आई, पोएम्स थी तो बड़ी प्यारी, लेकिन वो इतनी ज्यादा हैवी थी कि एक सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो देन आई टोल्ड हर कि ओके बेटा, आई राइट अ पोएम फॉर यू। सो शी वाज रियली सरप्राइज्ड कि मम्मा आप लिख सकते हो। ऐसे कोशिश करते हैं। एंड
काफी अच्छी छोटी सी सिंपल सी पोयम निकल के सामने आई, उन्होंने उसको स्टेज पर कहा एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी एंड शी सेड इट प्राउडली कि मेरी मम्मा ने पोयम लिखी है. सो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर आई रियलाइज वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना राइटर को कि यस ओके यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर. एंड वहां से आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, उसकी टेक्निकलिटीज को समझना कि हाँ क्या गजल होती है, क्या उसका रदीफ होता है, क्या काफिया होता है, किस तरह से आप चीजों को बेहतर करो. एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई एम हियर. ओके, दैट इज वंडरफुल। और ये कब कौन से साल की बात कर रही हैं आप, कितने साल पहले की बात है ये एटलीस्ट 6 और इनफैक्ट 8 इयर्स पहले की बात है. आई थिंक 7-8 इयर्स हो गए इस बात को. ओके, तब तो काफी समय से आप लिख रही हैं। और जी ये तो जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप मेडिकल राइटिंग और साइंटिफिक राइटिंग भी जानते हैं। तो दोस्तों एक चीज थोड़ा सा मैं लाइन से हमारे इधर से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा बताना चाहता हूँ लोगों को जो राइटिंग में है, जिनकी राइटिंग एबिलिटी स्किल है और आपकी पढ़ाई जिस भी क्षेत्र की है, अगर आपने साइंटिफिक स्टडी कर रखी है तो साइंटिफिक राइटिंग का भी ऑप्शन है एज ए कैरियर। तो राइटिंग जो है एक ऐसी स्किल है जो आपको एज ए करियर भी दे सकती है और अलग अलग फील्ड में, और जिसका एवेन्यू यानी सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं है, आपकी मेडिकल साइंटिफिक और उसके अंदर भी आप जितना घुसते जाएंगे उसमें और ज्यादा है। और यहाँ तक कि एडवर्टीजमेंट का, ज्यादातर लोगों को एडवर्टीजमेंट का पता होगा या पब्लिशिंग के अंदर कॉपी राइटिंग है, इन सब चीज के बारे में पता होगा, मगर साइंटिफिक और मेडिकल राइटिंग में भी अच्छा करियर है। दोस्त हु आर इनटू साइंटिफिक फील्ड वो उसे चूज कर सकते हैं। तो तरन्नुम जी से आप उस चीज के बारे में भी सीख सकते हैं कि कैसे वहां पे भी अपने किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, कैसे क्या चीज है। मगर आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ क्रिएटिविटी के ऊपर है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप मुझे या तो डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन अरेंज डॉक्टर तरन्नुम जब उस टॉपिक पे भी कुछ हमें जानकारी देंगी। तो डॉक्टर तरन्नुम हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अभी थोड़ा सा हमारा क्या है कि हम लोग पोइट्री के भूखे हैं, तो हमारा फ्यूल है वो। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें कुछ और पंक्तियां, कुछ और खूबसूरत रचनाएं आपकी सुनने को मिल जाए। जी बिल्कुल सर. ये कुछ एक बहुत ही बेसिक पोएम मैंने पहले लिखी थी. मैं आपको आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी. मैंने जो आपको पोएम्स पहले सुनाई है ये मैंने पहले लिखी थी, ये पुरानी है. देन यू विल नो कि हाँ कैसे आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ. सो दिस आई जी, हैड रिटन ऑन मोबाइल फोन एडिक्शन. दिस ओके। इज समथिंग लाइक दिस. उंगलियां भूल गई कदम उठाना, जुबां भूल गई अल्फाज, बस कुछ अजनबी से चेहरे बयां कर जाते हैं जज्बात. अजनबी से चेहरे इज द इमोजीज जो बच्चे यूज करते हैं, वो स्माइली फेस और वो सब. दूरियों से अब डर नहीं लगता, नजदीकियां सुई सी चुभने लगी, झुकी हुई सी नजरें सबकी नजरें मिलाना भूल गई. बिकॉज एवरीबडी इज लॉस्ट इन देयर सेल फोन्स. यस, बिल्कुल। दैट्स हाउ इट इज. हंसना मुस्कुराना चहकना बातें वो सब भूल गए, हथेलियों में दुनिया बसाकर जिंदा रहना भूल गए. वाह, बहुत खूब कहा है आपने और बिल्कुल सही बात कहा है। जहां हमने टेक्नोलॉजी को ये कहा था कि टेक्नोलॉजी हमारे बेनिफिट के लिए है, वहां पे जी जब हम टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं या अपने आप को उसमें खो देते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ऐसे मोबाइल में ही बस पड़े रहते हैं। आदमी वहीं अपनी हथेली पे मोबाइल पकड़ के उस वहीं पे रहता, बगल में कोई है उससे बात नहीं करता है और देख के एक दूसरे को मुस्कुरा नहीं रहा है, इमोजी स्माइली इमोजीज भेजते हैं कि हाँ भाई हम खुश हैं, आपको आपसे बात करके खुश हो रहे हैं, वही समझ लो कि हमारी मुलाकात है। बिल्कुल सही, आपने इस नब्ज को पकड़ा है हमारे। कम से कम चैटिंग का मुझे उतना ज्यादा नहीं था, तो उतना इमोजीज वगैरह नहीं जानता, पर आज की जो जनरेशन है वो तो भाई साहब ऐसे ऐसे इमोजीज निकलते हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं है। उनसे पूछना पड़ता है कई बार, अगर किसी ने कुछ इमोजी भेजा इसका मतलब क्या है, तो तब जाके या गूगल करके समझ में आता है कि इनके मतलब क्या है। तो तरन्नुम जी मुझे ये बताइए कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की है, तो आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमें थोड़ा सा पता चले कि आप डॉक्टर क्यों बनी।
मेरा परिवार सर, मेरे फैमिली में मेरी एक बड़ी सिस्टर, एक भाई है छोटा, एंड पेरेंट्स लाइक फादर इज फ्रॉम द साइंटिफिक फील्ड, मम्मा इज अ टीचर और वो अपनी स्कूल रन करती थी अभी तक के, अभी रिसेंटली शी हैज रिटायर्ड। तो बहुत ही ज्यादा एजुकेशन को महत्व दिया गया शुरू से, बचपन से मेरी फैमिली में। एंड माय एल्डर सिस्टर वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ मेडिसिन। और बैक देन इन दोस टाइम्स दो ही फील्ड हुआ करती थी बच्चों के लिए, अगर आप साइंस में अच्छे हैं तो आपको डॉक्टर बनना है, और अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको इंजीनियर बनना है। सो दैट्स हाउ इट वाज। देन शी हैड डिसाइडेड कि हमें डॉक्टर ही बनना है। सो ऑब्वियसली आई वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो इन हर फुटस्टेप्स, क्योंकि मैं भी साइंस में बहुत अच्छी थी। आई यूज्ड टू लव बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स थोड़ा कच्चा था, मैथ्स कच्चा था। तो मेडिसिन वाज अ नेचुरल चॉइस। जो मतलब पेरेंट्स भी खुश थे, मैं भी खुश थी। आई लव स्टडीइंग मेडिसिन। सो दैट इज हाउ मैंने मेडिसिन में मैं आई। बस थोड़ा सा परसेंटेज मेरा थोड़ा सा पीछे रह गया था, इसलिए मैं एमबीबीएस नहीं कर पाई और मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आई। बट आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आई, मैं होम्योपैथ हूँ, बिकॉज मुझे एक टोटली नई दुनिया पता चली, जो एलोपैथी से एक अलग दुनिया है, जी। जो मुझे अगर मैं होम्योपैथ नहीं बनती तो मुझे कभी पता नहीं चलती। हम्म। अब इससे अब मुझे याद आया, हमारा एक डिस्कशन चल रहा था एक बार पहले आपके साथ कि होम्योपैथी के डॉक्टर्स यानी अल्टरनेट मेडिसिन के डॉक्टर्स और जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनके विचारधारा में थोड़ी सी फर्क होती है और थोड़ा सा इस तरीके से चीज होता है। तो मुझे याद है कि आपने कहा था कि इस तरीके पे कुछ आपने लिखा है या लिख रहे हैं आप। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी जो आप किताब लिख रही हैं, वो आपकी कहानी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी आने वाली है? उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करना चाहें आप अगर, तो आज कर सकती हैं, आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ, पूरा मत बताइएगा, पर थोड़ा सा हमें कुछ अंदाजा मिल जाए कि क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे। जी सर, मैं डेफिनेटली इस बारे में लिख रही हूँ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो वो जो किताब है वो एक होम्योपैथ की कहानी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी कहानी है, डेफिनेटली वो मेरी कहानी है, बट मेरी कहानी है एज अ होम्योपैथ, कि जो मैंने किस तरह से मेरी वो जर्नी रही, किस तरह से जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, और सिर्फ मेरे नहीं, द होल कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स जो है, कि भी दुनिया उन्हें किन नजरों से देखती है, वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, वो किस तरह से अपनी पहचान बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। और फिर अदरवाइज भी इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोफेशन, फैमिली किस तरह से उन्हें एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, सोशली उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। और फिर एज फार एज द मेल होम्योपैथ्स आर कंसर्न, वो किस तरह से स्ट्रगल करते हैं। तो सर मैंने सिर्फ एक कोशिश करी है, मतलब इट्स नॉट अ सैड स्टोरी ऑफ समबडी क्राइंग कि अरे मैं होम्योपैथ क्यों बन, बट इट्स अ स्टोरी टू ओपन आइज, लोगों का नजरिया बदलने की, लोगों का सोच, लोगों की सोच बदलने की कोशिश की है मैंने, कि उन्हें समझ आए कि पहलू, मतलब जो सामने आपको इंसान दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या है। सो इट्स लाइक बिहाइंड द सीन्स। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार हम हमारे डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा तो दे देते हैं, मगर ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो भी हाड़ और मांस के बने हुए हैं, वो भी इंसान ही हैं, और उनके भी लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे, उनके भी परिवार है, उनके भी स्ट्रगल्स होंगे। और हर फील्ड की तरह जब मेडिकल साइंस के भी इतने सारे फील्ड्स हैं, इतने सारे डाइवर्शंस हैं, स्पेशलाइजेशन है इतने सारे, उनके सबके स्पेशलाइजेशन के भी अपने स्ट्रगल होंगे, अपने लाइफ के स्ट्रगल होंगे। कुछ विश्वास, कुछ अंधविश्वास भी होंगे, शायद आप लोगों के भी, मेडिकल साइंस वालों के भी सुपरस्टिशन होते होंगे, हमें नहीं मालूम। तो शायद हो सकता है आपकी किताब के माध्यम से हमें कुछ उनका इनसाइडर स्टोरी मिल जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है घर मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर घर में, में? सर आई थिंक जो मेरे घर की युवा पीढ़ी है, जो यंग बच्चे हैं, वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर है। और अरे उसके वाह, बाद मेरा फ्रेंड्स। क्या बात, क्या बात। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी यूनिक बात हो गई कि युवा पीढ़ी अपने अ, अ, बड़ों को आगे धकेल रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और जनरली ये ऑपोजिट होता है कि बड़े जो है वो
बच्चों को, युवा पीढ़ी को बोलते हैं, अरे तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दिस इज सो वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे एक चीज ये बताइए कि आप कैसा इस चीज को, इस एक्सपीरियंस को मुझे थोड़ा समझाइएगा कि बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, पोएट, कितना सिमिलर या कितना डिफरेंट है? सर सिमिलर इसलिए है बिकॉज यू आर डीलिंग विथ इमोशंस, यू डीलिंग विथ रियल लाइफ, इसलिए वो सिमिलर है। डिफरेंट वो इसलिए है बिकॉज मेडिसिन में यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, एनालिटिकल एक अप्रोच है जो आपको फॉलो करनी है, एंड जी पोएट्री नोज नो बाउंड्रीज। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। तो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात कही कि कल्पना का कोई है ही नहीं, कहीं पे कोई लिमिट ही नहीं है। आप दीवार तोड़ के, बादलों के बीच से, समुद्र के अंदर से, कहीं से भी निकल सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो अब आगे बढ़ेंगे। हम जब कविता की बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ और अगर आप लेके आए हमारे लिए तो आप हमें सुनाएं जरूर। और अगर कुछ रोमांटिक लेके आए हैं तो वो भी सुनना चाहूंगा। मेरे पर्सनल आपके आपसे गुजारिश है थोड़ी। जी सर, मैं अभी जो आपको सुनाने जा रही थी वो थोड़ा सा मोटिवेशनल था, जी एंड आई हैव रोमांटिक आल्सो। ये मोटिवेशनल मैं इसलिए लेके आई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। जी एंड एक पॉइंट आया था जब मुझे लोगों ने कहा था कि आप कुछ ऐसा लिखिए जिससे लोग मोटिवेट हो, सो आई हैड जी ट्राइड समथिंग। जी, तो बिल्कुल इट बिल्कुल। इज जी, इट इज समथिंग लाइक दिस के उठ चल खड़ा हो कि जाना है दूर, यूं गिरते सभी है नहीं तेरा कसूर, गिरना संभलना संभल के संवरना, यही है दस्तूर नहीं तेरा कसूर, जो उगता है सूरज तो ढलता भी है कि छाए फलक पे सितारों का नूर, यही है दस्तूर नहीं तेरा कसूर। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने कहा है। और ये ना केवल आदमी को मोटिवेट करेगा, बल्कि इसमें एक चीज जो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर तरन्नुम, आपने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसके अंदर कुछ पंक्तियां जो कही हैं। जब आदमी एग्जैक्टली। हार जाता है तो थोड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी में आ जाता है, तो आपने उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश की है कि नहीं, ये चीजें कॉमन है। और जब तक आप दौड़ने की कोशिश नहीं करोगे, गिरोगे कैसे? और गिरोगे और फिर उठोगे तो आपको पता रहेगा कि देखो भाई, मैं गिरूंगा तो चोट लगेगी। तो आप फिर नेक्स्ट टाइम जब दौड़ोगे तो और थोड़ा सा संभाल के और बेटर वे में दौड़ोगे कि फिर चोट नहीं लगे। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। और मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस को भी पसंद आएगी। और जो लोग देखेंगे इसे यूट्यूब पे और जो लोग सुनेंगे हमारे ऑफिशियल पॉडकास्ट रेम एफएम पे, उन्हें भी सुनने में अच्छा लगेगा। और तो अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपकी रचनाओं के? सर प्रेरणा का ऐसा है, प्रेरणा तो डे टू डे लाइफ से ही मिलती है। रोज जिंदगी में एक दिन के एक 24 घंटे में एक इंसान पता नहीं कितने इमोशन से गुजरता है, यू नो। सो मोस्ट ऑफ अस हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या बस उससे गुजर जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा वक्त आता है, ऐसा समय आता है जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हो पर आप कह नहीं पाते हो। कई बार वो इमोशंस आपके अंदर दबे रह जाते हैं, वो फीलिंग्स आपके अंदर दबे रह जाती है। तो फिर वो जो चीजें होती है फिर वो मेरे अंदर दे टेंड टू, वो कहते हैं ना किसी चीज पर बैठना, उस पर सोचना, फिर उस पर बिल्डअप करना। तो वो होता है मेरे साथ, और फिर दैट्स हाउ फिर आई स्टार्ट राइटिंग पोएट्री। और मैं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि कई बार रात को सोते समय नींद में पोएट्री आती है, एंड आई हैव टू सिट अप, और मुझे नींद में से उठ करके, मतलब दिस इज व्हाट सरप्राइजेस माय फैमिली, यू नो, कि ये कितनी बार नींद में से उठकर बैठती हैं और लिखने लग जाती हैं। सो ये कई बार कहीं किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई कोई भूत वूत तो नहीं आ गया, बार बार नहीं रात में सर, उठ अभी तक जाती तो हैं? नहीं। नहीं तो कई बार लोग ये बोले कि ये रात में सो के उठ जाती है, क्या चक्कर है, कहीं भूत वूत तो नहीं आ गया इनमें? तो चलिए, अच्छा है अगर किसी ने ये नहीं कहा। अगर कोई कभी कहता है तो बोलिएगा किसी शायर का भूत आया था, कुछ शब्द लिख के चला गया। क्या बात है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि
इमोशंस हैं उन्हें कई बार हम कह नहीं पाते हैं, और उसी चीज को और कई बार जो वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, दुख या दर्द होता है, हम शेयर नहीं कर पाते किसी से, तो वो एक्युमुलेट होती हैं, और उसके वजह से आप एक डॉक्टर हैं तो आपको बेटर पता है कि उससे हमारे बॉडी पे, माइंड पे कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। कई बार लोग कितना भी खाना खा लें उनको लगता नहीं है, कितना भी उनको आप अच्छी चीज दिखा लीजिए, वो उनको पहनने के लिए अच्छा चीज दे दीजिए, पर फिर भी उनको आपको तेज नहीं देखेंगे उनके चेहरे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इमोशंस दबा हुआ है जो वो निकाल नहीं पा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। राइटिंग इज अ वेरी गुड वे। तो हम भी रूहे मोहब्बत में ये मानते हैं कि शब्दों में ताकत है हील करने की। तो आप हमें बताएं थोड़ा सा कि राइटिंग ने कैसे आपको कभी हील करने में मदद किया है एट ए पर्सनल लेवल, या फिर किसी को आप जानते हैं जिसको मदद किया हो। सर राइटिंग डज हील डेफिनेटली। राइटिंग जब आप, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि इट इज द बहुत ही सटल और बहुत ही खामोश तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, बिना किसी को नाराज किए, और फिर भी आप अपनी बात कह जाते हो। तो इट डज हेल्प। मैंने मेरे नॉलेज में कई लोग ऐसे हैं जिनको राइटिंग से मदद मिली है, और पर्सनली मैं खुद भी जब भी मैंने किसी चीज को कागज पे उतारा है मुझे बहुत सुकून मिला है। जी बिल्कुल सही। तो आप जर्नलिंग भी करती हैं क्या? जनरली रोज लिखना वाला काम जर्नलिंग करती हैं क्या? सर अब नहीं करती, जब से मैंने ये किताब लिखना शुरू करी है अबाउट होम्योपैथी, मेरे लिए वही मेरी जर्नलिंग है। पहले मैं जी किया करती थी, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक डायरीज केप्ट, लेकिन हाँ रोज नहीं था। इट यूज्ड टू बी लाइक जब भी मुझे ऐसा लगता कि जी आई नीड टू टॉक टू समबडी, उस वक्त मैं हम्म लिखा करती थी इस जी तरह से। बिल्कुल। तो अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर आपकी युवा पीढ़ी है, तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको घेर लिया है और बोला है मम्मी अब देखो आपने पोएट्री वो तो बहुत पहले उस समय लिखी थी, जो उन्होंने रिसाइट की थी, तो अब आपको पकड़ लें और आपको बोले कि हमको पढ़ाओ, कुछ नया लिखा हो आपने, या फिर आप अपनी कोई रचना हमें पढ़ के सुनाओ, ऐसा कुछ किसी तरीके आपकी युवा पीढ़ी करती है आपके साथ? सर अभी तक तो क्या है, जो मेरे अपने बच्चे हैं वो तो मेरी किताबें उन्हें पता है कहाँ रखी होती है, तो जी वो पढ़ लेते हैं। वैसा वो नहीं, इनफैक्ट आई हैव टू टेल देम, स्पेशली जब मैं मेरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखती हूँ ना, तो मेरी बच्ची जो है शी इज 13 ईयर्स ओल्ड, वो मेरे पीछे आके यहाँ कांधे पे से रख के और यूँ देखा करेगी मम्मा आप क्या लिख रहे हो, एंड आई हैव टू टेल हर बेटा लेट मी राइट, आपको आप बाद में पढ़ लेना। और जो बाकी दूसरे बच्चे हैं घर में, जो मेरे नेव्यूज वगैरह है, वो लोग तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्टेड है, तो वहां पढ़ लिया करते हैं, वहां लाइक्स भेज देंगे वगैरह वगैरह, इस तरह से वो इंटरेक्ट कर लेते हैं। वाह क्या बात है, फुल ऑन फैमिली सपोर्ट है आपको युवा पीढ़ी का, और जी ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। और टेक्नोलॉजी का देखिए यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा मदद किया है कि भाई किस तरीके से जो पास में नहीं पढ़ सकते वो जी बाहर से पढ़ सकते हैं। अच्छा मेरा अब आगे हम बढ़े तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक रचना और हमें सुना दें, फिर हम एक फास्ट क्वेश्चंस लाइन पे जाएंगे। ठीक है सर, आपके लिए थोड़ा सा कुछ रोमांटिक ढूंढ कर निकाला है मैंने, आई होप यू लाइक इट। लकीरों की आड़ में छुपा करते हैं बुज़दिल, जिंदगी जीने वाले कहीं किसी से डरते नहीं, छीन सकते हैं तुझे किस्मत से हम यारा, मेरे दिल के रास्ते तेरे दिल से होकर गुजरते। बहुत खूब कहा आपने तरन्नुम जी, बहुत खूबसूरत रचना है ये। और अब हम आते हैं हमारे फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम हम नहीं देने वाले हैं, और आपको जल्दी जल्दी हमें जवाब देना है। तो तैयार हैं आप? जी ओके ठीक है। फेवरेट फूड, खाना कौन सा है? दाल चावल एनी टाइम। दाल चावल। अच्छा फेवरेट मिठाई? गुलाब जामुन। नॉट सो फेवरेट मिठाई? एनीथिंग ड्रिपिंग विद घी। एनीथिंग ड्रिपिंग विद घी।
बहुत अच्छा, ज्यादा जो घी वाली मिठाइयाँ होती है वो। तो यानी गाजर का हलवा वगैरह नहीं पसंद है आपको? गाजर का हलवा चाहिए, वो जो घेवर होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। अच्छा, हमारे राजस्थान वाले फ्राइड दोस्त वाले। थोड़ा सा बुरा मान सकते हैं घेवर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बात नहीं। स्वाद में अच्छे होते हैं पर क्योंकि बहुत घी होता है इसलिए नहीं पसंद। अच्छा, तो घी क्यों पसंद नहीं है? डॉक्टर का वहां पे इंस्टिंक्ट आ जाता है कि जी मोर जी। फैट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस माय रूम विद माय बुक। माय रूम विथ माय बुक? क्या बात कर रही हैं? यानी बाकी देश दुनिया से कुछ लेना देना नहीं? अच्छा वैसा देश दुनिया में, हम्म, देन एनी बीच साइड, एनी बीच साइड। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे बुरी आदत किसी व्यक्ति में क्या हो सकती है? किसी की बातों का जवाब नहीं देना। हम्म, क्यों? क्यों ये बुरी बात हो जाती है? क्योंकि आप कन्वर्सेशन आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और आप इंतजार करते हैं कि सामने वाला जवाब दे तो हम आगे कुछ बढ़े कुछ, मतलब इट्स एग्जैक्टली, रिश्ते को वहीं वहीं रुक जाता है, हर चीज रुक जाती है उस जवाब पर, इसलिए। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, जी। फेवरेट कलर कौन सा है? ब्राउन। ब्राउन? ओके, ठीक है, आपने पहना भी हुआ है तो? जी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए फेवरेट गाड़ी कौन सी फेवरेट गाड़ी जो आसानी से चल जाए। है? अच्छा, आपको ड्राइविंग आती है? बहुत अच्छे से नहीं आती है पर आती है। ओके, गुड। अच्छा, अ, ये बताइए आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, नया और ओल्ड सॉन्ग दोनों में? ओके। ओल्ड सॉन्ग में इट्स जो अभिमान मूवी के अंदर जो जया भादुरी ने एक सॉन्ग्स गाए हैं उसके सारे ही सॉन्ग्स अच्छे हैं, पर उसमें जो पिया बिना है, दैट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पिया ओके, बिना बासिया बाजिया। ओके, दैट्स एंड गुड। उसी का और एक और सॉन्ग है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ये दोनों ही गाने बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, तो आपको कुछ लाइनें याद हैं इसकी? सर मैं बहुत ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ। कोई बात नहीं। ज्यादातर हम में से मैं खुद भी और ज्यादातर हमारे ऑडियंस भी मानेंगे कि हम सब थोड़े से कम ट्रेंड हैं, बाथरूम सिंगर ज्यादा हैं। तो जी। हम चला सकते हैं कि आप एक दो लाइन अगर आपके फेवरेट ओल्ड सॉन्ग का अगर गुनगुना सकें तो। ओके, I'll try. It's like जी, this. जी। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। वाह, वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, नया सॉन्ग कौन सा है फेवरेट, लेटेस्ट? सर लेटेस्ट में आई थिंक ये जो अभी ये सिद्धार्थ की जो मूवी में जो वो राता लंबिया है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, तो वो भी हम गवाएं क्या? सर वो नहीं गा सकती। नहीं, ठीक है, चलिए, आपको छोड़ दिया, नहीं गवाया हमने। ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन सर अभी आज की पीढ़ी में तो आई थिंक देयर इज नोबडी। है? ओके, आई लाइक शाहिद कपूर, थोड़े से पुराने वालों में, और उनसे आप और पुराने जाएंगे तो आई यूज्ड टू लाइक शशि कपूर। ओके, शाहिद कपूर उतना पुराना तो नहीं है, नया ही जमाने का शाहिद कपूर है। वो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए शाहिद कपूर की कौन सी फिल्म जो है आपकी फेवरेट है? उनकी जब वी मेट वाज अ लवली मूवी, बहुत प्यारी मूवी थी वो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जब वी मेट और ये उनके साथ शादी वाली एक मूवी थी, अ, याद नहीं आ रहा मुझे नाम अभी, क्योंकि मैं मूवीज उतने देखता नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा मैंने कम गड़बड़। देखी। तो हाँ, विवाह, विवाह, सॉरी, याद आ गया, विवाह। दीवा। तो वो फेवरेट मूवी है मेरी, अगर शाहिद के देखा जाए, ये दो बहुत ही अच्छी मूवीज है। तो ओके, तो अब हम अपने इस क्विक फायर लास्ट सेक्शन में हम आते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हेडेक देती है? नींद पूरी नहीं होना।
नींद पूरी नहीं होना। गुड 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 आंसर, गुड आंसर। अच्छा, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खुश करती है? सर घर, बच्चे एंड अ हैप्पी पेशेंट, एंड ओके उसके बाद में पोइट्री। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये मेरा क्विक फायर का लास्ट क्वेश्चन है कि खाना और पोएट्री, तो किसे चूज करेंगे? दोनों। एक एक चूज करना है, एक चूज करना है, किसे चूज करेंगे? ये पोइट्री। पोएट्री। लेकिन सर भूखे पेट कविता नहीं लिख सकता इंसान। दैट्स व्हाई, इसीलिए तो पूछा था मैंने। ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं। बड़ा मजा आया इस क्विक फायर राउंड में। तो इसका अंत भी हम चाहेंगे कि आप किसी अपनी कविता के साथ, खूबसूरत नज्म के साथ करें तो बहुत अच्छा होता। जी सर, बिल्कुल। दिस इज समथिंग विच अगेन थोड़ा सा मोटिवेशनल है ये। इसको मैं खुद पर्सनली इसमें बिलीव करती हूँ और मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। आई होप आई एम एबल टू डू इट एंड आई वांट इट। दिस इज लाइक एक मैसेज है सबके लिए कि लोग आपको जो भी समझे, लेकिन आपने आप में बिलीव करिए, एंड इफ यू थिंक इट्स योर पैशन, प्लीज फॉलो इट। कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे तो जी। इट्स लाइक दिस। मंजिल की ओर बढ़े थे सब, हाथों में हाथ चले थे सब, कुछ ठोकर खाकर रुक गए, कुछ ठोकर बनकर रोक गए, और कुछ ने भरी ऐसी उड़ान, सब चूक गए, सब चूक गए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत कहा आपने। इन कुछ पंक्तियों में आपने ऐसी चीजें बता दी लोगों को कि भाई कुछ तो थक हार के हार मान के बैठ गए, कुछ ने कुछ तो किसी के लिए रुकावट बन गए, मगर कुछ लोगों ने हार नहीं मानी और ऐसे आगे बढ़ गए कि दूसरों के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन बन गए, मोटिवेशन बन गए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है आप। और यही दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही अनटिपिकल चीज, अनटिपिकल वर्ड्स में तरन्नुम जी डीप थॉट वाली चीजें को कह देती है। और ऐसी चीजें आपको, इनकी एक और बुक आ रही है जो इन्होंने मुझे बताई थी, सॉरी फॉर लीकिंग इट, उनकी कविताओं की बुक भी आने वाली है जल्दी ही। तो उम्मीद करते हैं आप सब भी जैसे ही वो आती है, हम फिर से तरन्नुम जी के साथ बैठेंगे और उस बुक के बारे में फिर हम चर्चा करेंगे और कुछ और प्यारी प्यारी कविताएं और नज्म उसमें से भी सुनेंगे हम। तो हम अपने लास्ट सेक्शन में आते हैं तरन्नुम जी। मुझे ये बताइए, हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ एज ए मदर, एज ए डॉक्टर और एज ए ऑथर? कैसे बैलेंस कर रही हैं आप अपनी लाइफ? थोड़ा सा मुश्किल है सर, सब्र बहुत लगता है, जी पर हो जाता है। बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी अडेप्टेबल टू योर सर्कमस्टांसेस। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं एक रूटीन, एक सेट रूटीन फॉलो करूंगी, नहीं मैं इतने बजे से इतने बजे तक के लिखूंगी, हफ्ते में 4 दिन लिखूंगी, यहाँ मैं पेशेंट देखूंगी, वो नहीं हो पाता है। जी बिकॉज बच्चे, फैमिली इज वेरी वेरी डिमांडिंग। तो जी आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, और वही मैंने किया है। लाइक इनिशियली मैं करती थी ऐसा कि मैंने एक टाइम स्लॉट निकाला था लिखने के लिए, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कई हफ्तों तक के अपनी किताब पर कुछ भी नहीं लिखा था, कहीं जी इनफैक्ट महीने हो। सो देन व्हाट आई डिसाइडेड इज कि मैंने उसको अपने सेल फोन में, अपने ड्राइव में डाल करके, और मैं नोट्स में, मुझे जब भी जहां भी, बिकॉज राइटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कभी भी कहीं भी कोई भी ख्याल स्ट्राइक कर जाता है, और जी अगर आपने उसको पेन एंड पेपर पर नहीं डाला तो आप भूल जाओ। जी सो आई एग्जैक्टली। हैव जस्ट स्टार्टेड टेकिंग नोट्स। मुझे जब जहाँ जो ख्याल आता है, आई जस्ट पुट इट डाउन इन माय नोट्स, और फिर मैं बाद में चीजों को मतलब उसको सही से अलाइन कर देती हूँ। तो इस तरह से आई एम एबल टू मैनेज। बिल्कुल, बहुत सही। और इसी चीज को मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि किस तरीके से महिलाएं अपने लाइफ को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने बच्चों को कैसे बैलेंस करती हैं। हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आपको सलाम है। क्योंकि हम आदमी तो, हमारे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम मल्टीटास्किंग है, हम कर सकते हैं काम, अगर वो वाले करते हैं, मगर हमारे लिए फिर घर बैलेंस नहीं हो पाता।
वो बहुत से लोगों के साथ ये चीज होता है, बहुत प्रॉब्लम उस चीज में हो जाती है। काम तो चलो आदमी एक बार बैलेंस कर लेता है, एक काम से दूसरे काम पे भाग जाता है, पर यहाँ पे जो है सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं इस चीज को। हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस वंस अगेन। और मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जो बडिंग राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, ठीक है, और खासकर जो लड़कियां हैं, वो अगर लिखने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स है या क्या सलाह है आपकी तरफ से? अगर उन्हें ऐसा, इफ एनीबडी हु वांट्स टू राइट, लड़कियां हो जो भी हो, आप जो फील करते हो सबसे पहले वो लिखो, फिर यू कैन प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। लेकिन क्योंकि पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो जब तक कि आप खुद जो फील कर रहे हो वो आप कागज पे नहीं उतारोगे, फिर उसको आप पॉलिश कीजिए, उसमें आप बेहतरी लाइए कि अच्छा हाँ मैं इसको राइमिंग बनाऊं या जो टेक्निकलिटीज है उसके अंदर उसको फिट करूं, तो ही आपको डीपली वो चीज सेटिस्फाइंग लगेगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं एक पॉइंट अपने दिमाग में सोचू कि हाँ आज मुझे सूरज पर लिखना है, आज मुझे चांद पर लिखना है, आज मुझे जमीन पर लिखना है, तो आप नहीं लिख पाओगे। सो लेट इट फ्लो, गो विद द फ्लो। ओके, सो दोस्तों, आप सब के लिए जो लिखना शुरू कर रहा है, पोएट्री लिखना शुरू कर रहा है, डॉक्टर तरन्नुम के तरफ से एक ही टिप है, गो विद द फ्लो। ये रिजिड फिक्स ये ना बना लें कि मुझे आज इस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या टॉपिक पे लिखना है। जो दिल में आए उसे कलम से उकेर दो, या फिर आजकल मोबाइल फोन है तो उसमें टप 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 टाइप कर डालो। तो ये चीज है, तो जो दिल में है उसे उकेर डालो। तो डॉक्टर तरन्नुम, हम आपसे विदा लें उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर कुछ और पिटारे में बचा है हमारे लिए, तो आप हमें सुना दें, और फिर उसके बाद हम आपसे विदा लें। बिल्कुल सर, आई थिंक ये रोमांटिक भी है और मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए एप्ट भी है। दो ही लाइनें हैं। जी। क्षमा जो मिटा देती अंधेरा, तो क्या बात थी। जी। दिलों की गहराइयां हैं जनाब, डूबने से रोशन। वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, सोचने के लिए दो लाइनें कह दी हैं तरन्नुम जी। आप अगर कहते हो कि आपको सही में इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, तो इन दो लाइनों पे जरा सोचिएगा, गौर कीजिएगा, और आपको क्या मिलता है उससे, उसका मर्म क्या निकाल पाते हैं आप। थोड़ा सा हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। जो ये एपिसोड देख रहा है, सुन रहा है, तो वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है, और हमें भी बताइएगा आप क्या सोचते हैं इन दो लाइन के लिए। और तब तक तरन्नुम जी, आपका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आज आप हमारे क्रिएटिव टॉक्स में आए, आपने हमें समय दिया, और आपने अपनी खूबसूरत रचनाएं सुनाई, और अपने जीवन के बारे में कुछ प्यारी सी चीजें शेयर की, और किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आपकी दो किताबें आने वाली हैं, और दोनों अलग हैं। एक जो कविताएं हैं आपने जो लिखी हैं वो, और एक कहानी बेस्ड है। तो वेटिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग बोथ। उसी चीज पे आपको फिर से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।